क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये लेसन जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके सिलेबस में होगा और आप जो है इस लेसन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जो सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे विलेन, ये यूपी बोर्ड का पहला लेसन है जो विलेन है। विलेन में हमने विलेन होते क्या है, इसकी क्या डिफिनीशन है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किए थे, जो आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं विलेयता क्या होती है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। और साथ में देखेंगे जो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, इसको हम देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विलेयता क्या है। अगर हम बात पदार्थ की विलेयता की करें तो देखो, स्थिर ताप पर पहली बात तो जो भी बात किया जाएगा स्थिर ताप पर किया जाएगा, क्योंकि हम विलयन पढ़ रहे हैं। तो विलयन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो आपका सही रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। सही बात का सही रिजल्ट कब मिलेगा, जब टेम्परेचर हमेशा स्थिर रख करके कहा जाएगा। तो एक बात याद रखना, जो भी बातें करेंगे स्थिर ताप पर ही किया जाएगा। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा, यानी कोई पदार्थ कितनी मात्रा घुल जाती है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो। हम बात किसकी कर रहे हैं, विलेयता की। विलेयता मतलब विलीन होना, यानी घुलना। विलेयता का आशय विलीन होने से है। तो कितना विलीन हो रहा है, तो कहने का मतलब अब इसको आप कैसे बताओगे। पहली बात तो अगर हम टेम्परेचर स्थिर रखेंगे तभी कोई चीज बताएंगे। चीज को आप जल में घोल रहे हो तो आप मान लीजिए कि स्थिर ताप पर उतना घुलेगा। अब पता चला आप टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो उससे ज्यादा उसमें पदार्थ घुल जाएगा। तो इसलिए स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की, कोई दूसरा पदार्थ है जो हम विलायक में घोल रहे हैं। किसमें घोल रहे हो, विलायक। तो विलायक में कितना घोलोगे और कितने विलायक में घोल रहे हो, एक तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा ना। तो जैसे जो हम विलायक ले रहे हैं, मान लीजिए जल ले रहे हैं, तो 100 ग्राम जल, कितना जल लेना है, 100 ग्राम। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की, यानी कि कोई पदार्थ हम घोल रहे हैं, किसमें, 100 ग्राम विलायक में संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, यानी जितना पदार्थ हम 100 ग्राम में घोले और घुल जाए बाकायदा, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। समझ में आई बात, किसकी, उसकी विलेयता कहलाती है। तो कहने मतलब स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इतनी बात समझ में आई, पदार्थ की विलेयता क्या होती है। अब हम देखेंगे असंतृप्त विलयन। बात विलयन पढ़ रहे हैं तो इसमें बात आती है कि असंतृप्त विलयन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम असंतृप्त विलयन की बात करें, ध्यान समझिएगा। देखिए, किसी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम हो, किसी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त कहलाता है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आए। जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, मान लीजिए हमारा कोई ठोस पदार्थ है, और यह ठोस पदार्थ जो हम घोल रहे हैं वो हम 30 ग्राम आप ऐसे कर सकते हैं, कोई हमारा ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ जो 30 ग्राम हमारा है वो 100 ग्राम विलायक में घुल जाएगा, घुल रहा है। कहने का मतलब कोई हमारा ठोस पदार्थ है जो 30 ग्राम हमने लिया है, कितना लिया है, 30 ग्राम हमने लिया है, और 100 ग्राम विलायक में घुल रहा है। कितने में घुल रहा है, 100 ग्राम विलायक में आराम से घुल जा रहा है, यानी उसकी विलेयता 30 ग्राम हो रही है। 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम में घुल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा ठोस पदार्थ है 30 ग्राम के बजाय केवल 25 ग्राम ही 100 ग्राम विलायक में घोल रहे हैं। 100 ग्राम विलायक में, यानी हमारा ये ठोस पदार्थ
ठोस पदार्थ 25 ग्राम ही 100 ग्राम में विलायक में घोल रहे हैं, तो घुल कितना सकता है? 30 ग्राम घुल सकता है। तो कहने का मतलब वही तो दिया है, किसी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी विलयता से कम हो, यानी विलय की मात्रा हमारे यहाँ पे 30 ग्राम होनी चाहिए। 100 ग्राम में 30 ग्राम घुलेगा, इतना घुल सकता है। लेकिन हम घोल कितना रहे हैं? 25 ग्राम घोल रहे हैं, तो विलय की मात्रा जो हमारी है वो विलयता से कम है। तो जब कम होगा तो जो विलयन बनेगा असंतृप्त विलयन बनेगा। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम घुली हो उसे हम जो है असंतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए हम 100 ग्राम विलायक में 30 ग्राम विलय की मात्रा घोल सकते हैं और उस विलयन में हमने मात्र जो है 27 ग्राम या 26 ग्राम ही घोला हो, तो वह विलयन जो है असंतृप्त विलयन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा है संतृप्त विलयन क्या होते हैं। अगर हम बात संतृप्त विलयन की करें तो स्थिर ताप पर कहाँ बात हो रही है? स्थिर ताप पर। जिस विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और कुछ विलय विलयन में नीचे बैठा हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई विलयन बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा विलय घुला भी हो और इतना ज्यादा घुल जाए कि नीचे उसमें कुछ बैठा भी हो। तो जब नीचे बैठा रहेगा यानी अब वो उसमें घुल नहीं रहा है, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन, संतृप्त तृप्त हो गया यानी अब उसमें और ज्यादा नहीं घुल सकता। इसकी प्रमाण जो है आपको उसमें कुछ बैठा हुआ है, नहीं घुल रहा है, इससे पता चलता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो तथा विलयन में कुछ नीचे बैठा हो, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? जैसे हमारा ठोस चीनी है, चीनी ठोस चीनी है, इसको जब आप घोलोगे तो ये जो है चीनी का विलयन, चीनी का विलयन। भाई ठोस चीनी आपने लिया तो ये चीनी का विलयन आप बना है, तो विलयन भी बनाए हो, उसी में आपका ठोस चीनी भी दिख रहा है। तो ऐसे विलयन को हम जो है संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला हम बात करेंगे अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एग्जाम में पूछा गया है, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये बहुत एग्जाम में पूछे गए। ये जो आपका अति संतृप्त विलयन होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमेशा नहीं बनता है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बनाया जाता है। तो वही कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर, कब? निश्चित ताप पर ही आप देखोगे तभी पता चलेगा कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते रहोगे तो आप नहीं जान पाओगे। ठीक, तो किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ यदि इसमें उपस्थित हो, यानी विलय हो, तो विलयन में उपस्थित होती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई हमारा संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 100 ग्राम में जो है 100 ग्राम विलायक में 25 ग्राम घुल रहा है, तो आपने 25 के बजाय 26 ग्राम घोल दिया, 27 ग्राम घोल दिया, तो 25 से 26 27 ग्राम घोल दिया, यानी आप उस विलयता से अधिक मात्रा यानी संतृप्त विलयन भर का घोल दिया। अब वो संतृप्त विलयन तैयार है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसमें और डाल दे रहे हैं, और जब और ज्यादा अधिक मात्रा डाल दोगे तो वो अति संतृप्त विलयन जो है तैयार हो जाता है। विलयन ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक उपस्थिति हो, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए चीनी और पानी में आप चीनी घोल रहे हैं, तो आपने चीनी डाला, घुल गया, और चीनी डाले, वो भी घुल गया, फिर थोड़ी चीनी आप डाले तो पता चला कि वो नहीं घुल रहा है, नीचे हल्का सा बैठा हुआ है, तो वो आपका संतृप्त विलयन तैयार हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें और ज्यादा चीनी डाल दे रहे हैं, तो जब और अधिक चीनी डाल दोगे तो वो आपका अति संतृप्त विलयन बन जाएगा। यानी संतृप्त होने के बावजूद अगर उसमें विलय की मात्रा और डाल दिया जाए तो वो अति संतृप्त विलयन की श्रेणी में आता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये ऐसा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में जो है पूछा गया है। जैसे दिया है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का जो क्रिस्टल होता है Na2H2O3 Na2H2O3 ये सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल होते हैं। इसको अगर हम सावधानी के साथ यानी धीरे धीरे जो है गर्म करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट अपने क्रिस्टल जल में घुलकर, आप देख रहे हैं इसमें 5H2O लगा है ऑलरेडी,
यानी Na2H2O3 into 5H2 लिखा है ना, तो 5H2 इस वाले क्रिस्टल में जो है रहता है ऑलरेडी। तो जब इसको आप हल्का सा गर्म करते हो तो ये सोडियम थायोसल्फेट जो है अपने क्रिस्टलन जल में जो है धीरे धीरे जब आप गर्म करोगे तो ये घुल जाता है और जो है ये अति संतृप्त विलयन जो है उसमें बनाता है, अति संतृप्त विलयन जो है तैयार करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन या जो है असंतृप्त विलयन। यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे या वैसे भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको गर्म करने पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है तैयार होता है। अगला है ग्लाबर मिश्रण। तो ग्लाबर मिश्रण का जो फार्मूला होता है Na2SO4 into 10H2। आप देख रहे हैं इसमें 10H2O, ये एक कंप्लीट क्रिस्टल होता है। अब इसके क्रिस्टल को अगर हम सावधानी के साथ यानी आराम से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो अब ये 10H2O ऑलरेडी लगा है तो ये इसी में धीरे धीरे घुलता है और जब घुलता है तब भी जो है अति संतृप्त विलयन जो है बनाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। अब हम बात करेंगे जो हमारी विलयता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखो अगर हम विलयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, इसकी अगर हम बात करें, किसी विलायक में निश्चित ताप पर जो विलयता होती है वो स्थिर और निश्चित होती है। किसी के विलायक में स्थिर ताप पर उसकी जो विलयता होती है वो स्थिर होती है और निश्चित होती है, यानी विलयता फिक्स होती है। किसी भी विलायक में जो अगर स्थिर ताप पर हम अगर बात करते हैं तो उसकी विलयता निश्चित और स्थिर होती है। अब लेकिन अगर हम उसका ताप, टेम्परेचर, विलय और विलायक की प्रकृति और अगर हम मान लीजिए समान प्रभाव, इनका अगर प्रभाव दिखाते हैं, इसमें कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं तो फिर जो है विलयता परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी विलयता प्रभावित हो जाएगी और विलय और विलायक की प्रकृति को अगर चेंज करेंगे तो उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, तब भी विलयता प्रभावित हो जाएगी। और अगर समान प्रभाव उपस्थित होता है तब भी विलयता प्रभावित हो। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो देखिए जो पदार्थ जल में घोलने पर, यानी कोई पदार्थ ऐसा हो जिसको हम जल में घोलते हैं और जल में घोलने पर क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता हो, यानी उष्मा आपको अपने अंदर ग्रहण करता हो। अरे आप टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो विलयता को प्रभावित करने में, अगर आप विलयता में क्या कर रहे हो, घोलने पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो अब जो पदार्थ उष्मा को तो अवशोषित करता है तो उसकी विलयता जो है जैसे जैसे ताप आप बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विलयता जो है उसकी बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए KNO3 है और ग्लूकोज है या जो है शर्करा है, चीनी जिसे बोलते हैं, तो इसको अगर आप जल में घोल करके और आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको जो है उसकी विलयता जो है प्रभावित हो जाती है, यानी बढ़ती जाती है। अब इसी तरीके से ऐसा पदार्थ जो जल में घोलने पर उष्मा उत्सर्जित करता हो, यानी जल में जब घोलते हो तो अपने आप वो खुद उष्मा दे रहा हो, तो जब वो उष्मा देता है तो उसकी विलयता अपने वो जो है घट जाती है। अरे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, खुद उष्मा देता है और तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जब तुम और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी विलयता अपने आप घट जाती है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स है जैसे कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट है, ये सब जल में घोलने पर स्वयं उष्मा देते हैं। तो इसी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल्ट है, आपने देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद उष्मा देता है। तो अब आप और गर्म करोगे तो इसकी विलयता ऑटोमेटिक घट जाती है। तो ये तो था ताप का प्रभाव। अब हम देखेंगे विलय और विलायक की प्रकृति का कैसे प्रभाव देते हैं। अगर हम विलय और विलायक की प्रकृति की बात करें तो जो विलय और विलायक होते हैं, जो इनका जो नेचर होता है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी विलायक मुख्यतः जो होते हैं ये दो प्रकार के देखे गए हैं, एक ध्रुवीय विलायक जिसे पोलर सॉल्वेंट्स बोलते हैं और दूसरा अध्रुवीय विलायक जिसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं। अब ये ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, देखिए ध्रुवीय विलायक जो होते हैं, ध्रुवीय विलायक उसमें जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं। तो अब ध्रुवीय मतलब होता है जिसमें पोल्स बनते हैं, जैसे NaCl है। अगर आप NaCl की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जब जल में घुलता है तो Na+ चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज में टूटता है। तो इसीलिए अब चूंकि NaCl ध्रुवीय विलायक है तो NaCl ध्रुवीय विलायक को जब हम और चूंकि जल में घोल रहे हो आप, और जल में आप जानते हैं H+ चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ध्रुवीय विलायक की अगर हम बात करें तो जल जो है एक ध्रुवीय विलायक है। अब ध्रुवीय विलायक में
अगर हम मान लीजिए कोई ध्रुवीय यौगिक डालते हैं, विलय पदार्थ डालते हैं, तो आसानी से वो जो है घुल जाते हैं, तो जिससे उसकी विलयता जो है बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए अध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलायक को डालेंगे तो इसकी विलयता घट जाएगी। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ को अगर आप डालते हैं तो वो आसानी से घुल जाते हैं। अब अध्रुवीय विलायक में अगर आप ध्रुवीय को डालोगे तब वो आसानी से नहीं घुलते हैं। इसी तरीके से अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ डालने पर वो जो है आसानी से घुलते हैं। तो ये जो है विलय और विलायक की प्रकृति, अगर विलय और विलायक की प्रकृति दोनों अगर सेम है, मैच खा रही है, भाई दोनों अगर पोलर हैं तो आसानी से घुल जाएंगे, या तो दोनों नॉन पोलर हो तब भी आसानी से घुल जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलोगे या अध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलोगे तब वो आसानी से नहीं घुलते हैं। इससे जो है विलयता जो है प्रभावित होती है। हमने आपको बता दिया NaCl है, या इस तरीके से और भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम अध्रुवीय विलायक की बात करें, जैसे आयोडीन है, I2 है, अगर I2 की बात करें तो I2 को अगर आप जल में घोलते हैं, मान लीजिए वाटर में घोलोगे तो ये नहीं घुलेगा, जल में अविलय होगा। यानी I2 जो है जल में अविलय होगा। अविलय क्यों? क्योंकि जल जो है आपका ध्रुवीय विलायक है और I2 जो है अध्रुवीय। अब अगर I2 को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो कि एक अध्रुवीय विलायक है, इसमें घोलते हैं तो ये विलय होता है, तो विलय है। यानी ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है, दोनों जो है कैसे हैं? अध्रुवीय है। तो जब अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलते हैं तब आसानी से घुल जाता है। तो इस तरीके से ये जो है विलय और विलायक की प्रकृति पर भी जो है विलयता निर्भर करती है। देखिए अगर हम बात समायन प्रभाव की करें तो देखिए अगर मान लीजिए कोई विलय और विलायक दोनों में अगर हमारा आयन समान हो जा रहा है तब भी विलयता जो है प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए AgCl है, सिल्वर क्लोराइड की जल में अगर घोला गया है तो जाहिर सी बात है Ag प्लस चार्ज बनेगा और Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा। यानी AgCl जल में अगर हम विलयता बना रहे हैं तो आराम से घुलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि अगर उसमें पहले से NaCl उपस्थित, अगर ये जल में पहले से अगर NaCl अगर उपस्थित होगा तो ये क्या करेगा? ये Na प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब चूंकि ये Cl सम आयन हो रहा है, भाई सम आयन उपस्थित हो रहा है, तो सम आयन उपस्थिति में भी विलयता जो है प्रभावित हो जाती है। यानी AgCl को अगर आप जल में घोलते हैं तब तो घुलता है, लेकिन अगर NaCl की उपस्थिति उसमें हो जाती है, पहले से अगर आप डाल देते हैं तब विलयता जो है घट जाती है। तो इस तरीके से सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में भी विलयता प्रभावित होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले लेक्चर्स में हम जो है अगले टॉपिक पर बात करेंगे।